हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 20 विप्लव गायन का क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का समरी वाली यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कण कण में व्याप्त ही वही स्वर, कालकूट कनी की चिंतामणि, वही स्वर वही ध्वनि वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? उत्तर होगा उपयुक्त पंक्तियों का भाव जन जागरण तथा नव निर्माण से है। अर्थात कवि क्रांति के स्वर भारत भूमि के जन जन में जागृत करना चाहते हैं ताकि व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो सके। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण कण में व्याप्त वही स्वर, कालकूट कनी का चिंतामणि, वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत के क्रुद्ध तान है। निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? उत्तर होगा उपयुक्त पंक्तियों का संबंध कवि की आवेशपूर्ण उत्तेजित मन स्थिति से है, जो अपने शब्दों से जनता में जागृति लाने का प्रयास कर रहा है, परंतु इस प्रयास में उसके कंठ से गीत बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण वह और अधिक बेचैन हो उठता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की तान उसकी अंतर्मन की गहराई से निकली है, जिसे वह अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहता है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों ऐठी है तक। उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि शोषक वर्ग को सचेत करते हुए कहते हैं कि अब उसके कंठ से कोमल स्वरों के बजाय क्रांति के स्वर मुखरित होंगे। यानी शोषित वर्ग या शोषक वर्ग किसे कहते हैं? जो लोग यानी जैसे कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते थे, शोषित करते थे, या पहले जमाने के जमींदार लोग, उन्हें कवि कहते हैं कि अब मेरे कंठ से यानी मेरे गला से अब पहले जैसा कोमल कविता या कोमल गीत नहीं निकलेंगे, अब जो निकलेंगे वो क्रांति के गीत या कविता निकलेंगे। ऐसे में यदि उसके उंगलियां या मिजराबे भी टूट जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं। अर्थात अब कवि की वीणा से कोमल स्वरों की अपेक्षा क्रांति की आग उगलेगी, क्योंकि जब बदलाव होता है तब पुरानी मान्यताएं टूटती है और नई स्थापित होती है, इसलिए उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। यानी कविता को पढ़कर इसका मूल भाव को ध्यान में रखना है कि इसका मूल भाव क्या है कविता का, यानी आपको कविता क्या उद्देश्य देना चाहता है, कविता में क्या बताया गया है। इतने सारे पूरे कविता पढ़ने के बाद यहाँ से जो मेन बात निकल कर आता है वो क्या है, और उसे ध्यान में रखते हुए इस कविता का शीर्षक यानी टाइटल आपको देना है। क्या होगा ये देखते हैं। इस कविता में क्रांति लाने यानी विप्लव की बात मुखर कर सामने आई है। कवि अपने गीत के माध्यम से ऐसे ही तान को छेड़ने की बात कर रहे हैं, इससे क्रांति आ जाए ताकि जनमानस को नई उमंग और सुख शांति का एहसास हो। अगला क्वेश्चन है भाषा की बात यानी हिंदी व्याकरण से। देखिए क्या क्वेश्चन है, कविता में दो शब्द के मध्य जिस तरह से डैश का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल यानी उथल और पुथल के बीच इस तरह से डैश का यूज किया गया है, एवं कण कण का बीच में भी इस तरह से डैश है। व्याप्त वही स्वर, इन ध्वनियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते, कवि ने ऐसा प्रयोग क्यों किया। शब्दों की पुनरुक्ति करके कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए योजक चिन्ह, हम लोग जो इसे बोलते हैं, इसे कोई डैश बोलता है, कोई हिंदी में इसे योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्राय कवि उन शब्दों पर विशेष बल देने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। यानी कोई शब्द ऐसा है कि कर दो बार कर लिखा है, तो उसका बीच में यहाँ पर इस शब्द को वैल्यू देने के लिए, विशेष बल देने के लिए यहाँ पर डैश का यूज किया जाता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कोमा, डैश और खड़ी पाई आदि जैसे विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने तथा अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता में पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। कविता का निम्न पंक्तियों को देखिए, कण कण में व्याप्त डैश वही तान गाती रहती। इन पंक्तियों में शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर
किया गया है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है, कंठ रुका है महानास का, टूटी है मीरा जवे, टूटी है मिजरावे। नेक्स्ट है, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ एक हिलोर इधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंतरानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। यानी क्या करना है, उत्तर लिखना है। जैसे कि तुकबंदी वाले शब्द को हम लोग को लिखना है। पहला होगा, बैठी है ऐठी है, इधर उधर, रुद्ध युद्ध, फनी मनी। तो यह था हम लोग का हिंदी का चैप्टर 20 का क्वेश्चन आंसर का वीडियो। अगर आप लोग क्लास 7 का हिंदी का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जाकर क्लास 7 हिंदी का प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि मैं आप लोगों को वहां पे एक एक चैप्टर वाइज लाइन वाइज आपको क्लास 7 का हिंदी का सभी चैप्टर्स का वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का भी वीडियो लेना पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम लोग जरूर आपका मदद करेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।